बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से सी++ के लेक्चर के साथ अहमद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। हमारा टॉपिक जो है वो एरेज़ चल रहा था। एरेज़ के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और उस पर मैंने आपको ये सिखाया था कि आप किस तरह से एक एरे डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। और हमने बात शुरू की थी लूप्स पे कि किस तरह आप लूप का इस्तेमाल करते हुए बआसानी एक एरे को वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा शॉर्टन कोड की सूरत में ज़्यादा रैपिडली इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप एक लेंथियर एरे को बआसानी एक लूप के ज़रिए से प्रिंट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा कोड लिखने की बजाय। तो उसी पे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि इनपुट और आउटपुट अगर आप एरे वैल्यूज़ को लूप के ज़रिए से लेंगे तो क्या एडवांटेजेस आपको हासिल होंगे। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विद एरे इज सिमिलर टू इनपुट एंड आउटपुट विद सिंपल वेरिएबल्स। अगर हम एज एन इंडिविजुअल लोकेशंस देखें इन एरेज को, एरे की लोकेशंस को, उसके इंडेक्सेस को, तो एक वेरिएबल की तरह से आपको पता ये काम करते हैं। और एक वेरिएबल को जिस तरह एक वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है सिर्फ इंडेक्स नंबर साथ मेंशन करके, हम पहले भी ये बात कर चुके हुए हैं कि एरे का इंडेक्स नंबर मेंशन करके हम उस इंडिविजुअल लोकेशन को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसमें उसको वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और उसी तरह से इंडिविजुअल इंडेक्स को हम इस्तेमाल करके उस वैल्यू को एज आउटपुट भी ला सकते हैं, यानी उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कहते थे सी एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा एरे को इनपुट लेने के लिए, और ज़ाहिर है सी आउट ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं एरे को आउटपुट के तौर पर लेने के लिए, जैसे वेरिएबल्स के साथ आप करते रहें। हाउएवर द यूज़ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विद ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यही बात हम पहले कर रहे थे कि अगर आप इस तरह से इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को रेफ़र करके और फिर इनपुट और आउटपुट लेते रहेंगे तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जैसे आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा। तो एरे को इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन फ़ायदा है वो आप लूप के साथ ही उठा सकते हैं। यानी लूप के ज़रिए से आप अगर उसमें इनपुट लें, मल्टीपल वैल्यूज़ लूप को चला के और मल्टीपल वैल्यूज़ को एट वंस आप डिस्प्ले करें लूप के ज़रिए, तो ज़्यादा बेहतर ये मैकेनिज़्म हमें नज़र आता है। Loops are frequently used to input and output data in the array. The use of loops with array makes the process of input and output faster and easier. इसको हम एक प्रोग्राम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स जो हैं उसमें उनके इंडेक्सेस को रेफ़र करके इनपुट लेते हैं तो वो कितना लेंथी हो जाता है, और अगर हम उसकी जगह पे लूप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो कोड है वो कितना शॉर्टन अप हो जाएगा और कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहते राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर देम इन एन एरे, और कहता है इट देन डिस्प्लेस ऑल द वैल्यूज विदाउट यूजिंग लूप्स। अगर आप लूप को इस्तेमाल किए बगैर ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से 5 इंटीजर वैल्यूज़ हमने लेनी है, तो ज़ाहिर है हमें उसके लिए 5 इंटीजर वैल्यूज़ के लिए 5 वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, अब हमें उसके लिए एरे लेना है 5 लोकेशंस का। तो एरे को इनिशियलाइज़ करने का, डिक्लेयर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आपको 5 लोकेशंस का अगर इंटीजर एरे लेना है तो आप उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे और उसके नंबर ऑफ़ जो लोकेशंस हैं आप नंबर ऑफ़ उसके इंडेक्सेस को मेंशन करेंगे। तो 2 हेडर फाइल्स आप प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर हैं। मेन फंक्शन, उसके बाद हमने इंटीजर ARR वेरिएबल का नाम आपको पता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप जो आइडेंटिफायर को नाम देने के रूल्स हैं उनका ध्यान रखते हुए आप कोई भी नाम वेरिएबल को दे सकते हैं। 5 लोकेशंस उसमें हमने रेफ़र की। यूज़र को अगर मैसेज हम दे रहे हैं एंटर 5 इंटीजर्स, और उसके बाद फिर हमें 5 डिफरेंट सी इन फंक्शंस लगाना होंगे क्योंकि इसमें 5 लोकेशंस हैं। ठीक है, तो हर एक लोकेशन के लिए एक सी इन फंक्शन हमें लगाना पड़ रहा होगा। सी इन पहले एरे की 0 लोकेशन की वैल्यू के लिए इनपुट, फिर 1 लोकेशन की वैल्यू के लिए इनपुट। तो 5 आपको लोकेशंस के लिए इनपुट लेने के लिए 5 सी इन फंक्शंस जो हैं वो ड्रॉ करना पड़े। इसी तरह इन पाँचों को ऑन डिस्प्ले लाने के लिए, आउटपुट पे लाने के लिए भी आपको 5 सी आउट फंक्शन जो है वो लगाना होंगे, रेफरिंग देयर इंडेक्स नंबर ARR 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4।
तो जो वैल्यूज़ इन लोकेशंस पर गई थी वही वापस जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। इस काम को हम ज़्यादा आसानी से इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हम लूप लगा लें और लूप की आइट्रेशन जो है वो 5 टाइम चला लें ताकि एक ही सी इन फंक्शन 5 टाइम्स रिपीट हो जाए। अब बाकी रहा उसके इंडेक्स नंबर को चेंज करना, तो आप जिस लूप के ज़रिए से जिस वेरिएबल के ज़रिए से लूप चला रहे हैं उसी वेरिएबल को अगर एज इंडेक्स मेंशन कर दें सी इन फंक्शन के अंदर, तो वो वेरिएबल आप उसको चलाएं ही इस तरह से कि वो 0 से लेके 4 तक वैसे ही 5 टाइम्स चलेगा, लूप भी 5 बार चल जाएगा। और इंडेक्स के तौर पे जब आप इस वेरिएबल को आप मेंशन करेंगे तो ये अपनी वैल्यू भी इंडेक्स के तौर पे सेट करता रहेगा। मिसाल के तौर पे आप इस प्रोग्राम में देखें, हमने एरे लिया 5 लोकेशंस का और एक वेरिएबल आई लिया लूप को चलाने के लिए। लूप हमने इनपुट लेने के लिए लगाया, पहले वही काम हम करेंगे कि इसमें भी हम 5 वैल्यूज़ इनपुट लेंगे, उनको डिस्प्ले करेंगे। लूप हमने लगाया और लूप में आप देखें कि आई को 0 से स्टार्ट किया, लेस देन 5 तक चलेगा, तो कहाँ तक चलेगा? 4 तक। अब हमें जो इंडेक्स नंबर्स जो इसमें जिसमें इनपुट लेनी थी वो भी हमें 0 से 4 तक ही चाहिए थे। एक तो लूप चल जाएगा इससे 5 बार, और अगर इसी आई को हम इंडेक्स के तौर पे रेफ़र करेंगे तो इंडेक्स नंबर भी चेंज होता रहेगा। तो 0 से लेके 4 तक ये चलेगा। लूप कंडीशन ट्रू है, आपने यूज़र को मैसेज दिया एंटर एन इंटीजर, और सी इन आपने लिया एरे की ith लोकेशन में। पहली बार आपको पता है जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0 होगी, तो पहली बार जब ये मैसेज डिस्प्ले होगा ऑन स्क्रीन एंटर एन इंटीजर, तो सी इन किस में जा रहा होगा? आप जो वैल्यू यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे वो एरे की 0th लोकेशन पे जा रही होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा i में 1 का इजाफा होगा, कंडीशन चेक होगी, लेस देन 5 है बिल्कुल, क्योंकि 1 पे पहुंच चुकी होगी। फिर यूज़र को मैसेज जाएगा क्योंकि लूप तो रिपीट होता रहेगा एंटर एन इंटीजर। इस बार जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? i की वैल्यू 1 हो चुकी, तो एरे की 1 इंडेक्स पे चली जाएगी। तो पहली वैल्यू 0 पे गई, फिर 1 पे वैल्यू गई, फिर इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, तो एरे के 4 इंडेक्सेस तक आपकी वैल्यू इतने से कोड से चली जाएगी, बजाय इसके कि आप हर वैल्यू में इनपुट लेने के लिए एक अलग सीन फंक्शन लगाते। आपने उसको लूप से रिपीट कर लिया, सीन फंक्शन 5 बार चल जाएगा लूप से, और वहाँ पे आपको 5 बार लिखना पड़ रहा था। इंडेक्स चेंज करने के लिए आपने उसी लूप वेरिएबल का सहारा ले लिया, आई एज इंडेक्स यहाँ पे काम कर लेगा। आउटपुट देने के लिए भी सेम प्रोसीजर आप दोहराएंगे, द वैल्यूज़ इन एरे आर, ये आउटपुट पे जाएगा। उसके बाद हमने लूप में अगेन आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 5 चलेगी। सी आउट में एरे का आई इंडेक्स जा रहा है, तो आपको पता पहली बार जब ये लूप चलेगा तो एरे की 0th लोकेशन पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो इस प्रोग्राम की कैसे आएगी। सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो स्क्रीन पे जाहिर है कि प्रिंट होगा एंटर एन इंटीजर, क्योंकि आपने आज मैसेज डिस्प्ले करवाया। तो जो भी वैल्यू मिसाल के तौर पे यूज़र 96 अगर इनपुट देता है तो वो एरे की 0th लोकेशन पे जाएगी, क्योंकि एरे की आई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, तो इंडेक्स नंबर 0 पे। इसी तरह फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर मैसेज आएगा एंटर एन इंटीजर, फर्ज करें 72 यूज़र ने दिया तो वो 1 इंडेक्स पे चला गया एंड ऑनवर्ड। यहाँ पे उसने डमी वैल्यूज़ दिखाई हैं कि अगर इस तरह की वैल्यूज़ यूज़र दें, तो फिर जब आप इसको प्रिंट करेंगे इस पीस ऑफ कोड के साथ जहाँ पे आपने एंड एल ऑपरेटर लगा के लाइन भी चेंज की हुई है, तो 96, 72, 41, 39, 68 जो वैल्यूज़ यूज़र इनपुट दे रहा है वो ये डिस्प्ले आ रही हैं। तो बजाय इसके कि हम मल्टीपल सी इन फंक्शंस लगाएं या मल्टीपल सी आउट फंक्शंस लगाएं, हम लूप में सी इन फंक्शन या सी आउट फंक्शन को रिपीट करके भी ये काम कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए कोड भी शॉर्टन अप हो जाएगा और ज़्यादा आसानी रहेगी इस मकसद को पूरा करने के लिए। Write a program that inputs 5 values from user and stores them in the array and displays the sum and average of these values। तो प्रोग्राम बनाएं जिसमें वो कहता है 5 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लें। तो अब आपको पता है कि 5 वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए आपको एक लूप लगाना है जो 5 टाइम्स चले, और उसी में आपने वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, और उसी के इंडेक्स वेरिएबल को इस तरह से सेट करें लूप के कि इंडेक्स के तौर पे आप उसको पास कर सकें सी एन फंक्शन में उस वेरिएबल को जो आप एज एरे इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, वो कहता है जी इसी का आपने सम निकालना है। तो एक वेरिएबल ले लें, इसी लूप के अंदर जहाँ पे आप इनपुट ले रहे हैं एक वेरिएबल लें, सम उसको 0 से इनिशियलाइज करें और इसी लूप के अंदर जो है आप उस सम में इंक्रीमेंट करते रहें नेक्स्ट आने वाली वैल्यू का। यानी अगर आपका एरे ARR है तो उसका इंडेक्स I लगा के इसमें प्लस करते रहें। तो हर आने वाली वैल्यू जो स्टोर हो रही है एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो उसमें जमा भी होती रहेगी। तो आपका जो सम है वो खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। एट लास्ट आप उसको 5 से डिवाइड करके एवरेज उसकी निकाल सकेंगे। तो दो हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, इंटीजर एरे लिया, 5 वैल्यूज चाहिए तो हमें 5 लोकेशंस का एरे हमने ले लिया। लूप चलाने के लिए वेरिएबल I लिया, सम निकालने के लिए वेरिएबल सम मैंने कहा इसको 0 से इनिशियलाइज करें, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ का सम ले रहे होते हैं तो वेरिएबल सम को 0 से क्यों इनिशियलाइज करते हैं, ये मैंने आपको रियल टाइम क्लासेस में भी बताया था। फिर एक फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं AVG और उसको 0.0 रख रहे हैं। इसमें हम एवरेज निकालेंगे और एवरेज क्योंकि आशारिया में भी आ सकती है तो इसलिए इसको एहतियाती तौर पे हमने फ्लोट ले लिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपको पता है स्क्रीन क्लियर करेगा। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले लूप लगाया, I को 0 से इनिशियलाइज किया, लेस देन 5 तक चलाया तो आपको पता है ये 4 तक चलेगा। तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्सेस भी इसी से हम जो है वो फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने का मकसद तो 5 दफ़ा लूप चलाना था ना, एक 0 से लेके 4 तक। तो यही इंडेक्स के तौर पे पास होके हमारे इंडेक्स का काम भी जो है वो कर लेगा। यूज़र की स्क्रीन पे मैसेज जाएगा, एंटर वैल्यू, सीन फंक्शन से एरे की 0th लोकेशन, क्योंकि I की वैल्यू पहली बार जब लूप चलेगा तो 0 होगी, तो 0th लोकेशन पे वैल्यू चले जाएगी। साथ ही हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे के I लोकेशन कर दिया। अब सम की वैल्यू 0 हमने रखी तो 0 प्लस एरे की ith लोकेशन पे जो भी वैल्यू यूज़र ने दी, क्योंकि वो पहले इनपुट आ चुकी, CN की लाइन ऊपर है तो इनपुट पहले आ चुकी, वही वैल्यू जो है वो सम में जमा भी हो गई और सम मेंटेन हो गया। अगली बार लूप चला, I में इंक्रीमेंट हुआ, I की वैल्यू 1 हो गई, फिर दोबारा यूज़र को मैसेज किया एंटर वैल्यू। इस बार वैल्यू कहाँ जा रही है, एरे की 1th लोकेशन पे, 1th उसके इंडेक्स नंबर पे, और सम की वैल्यू में वो जो एरे की ith लोकेशन, अब I क्या है 1 है, तो जो 1 लोकेशन पे वैल्यू आई है वो भी सम में जमा हो गई। अगली बार लूप चला, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर इंटर वैल्यू का मैसेज आएगा। अब एरे के 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जा रही है और वही वैल्यू सम में जमा भी हो रही है। तो आप देखें वैल्यू आ भी रही है नए इंडेक्स पे और सम में जमा भी होती जा रही है। तो जब ये एरे के ARR के यानी 4th लोकेशन तक चलेगा तो चारों लोकेशंस की वैल्यू सम में जमा भी हो चुकी होंगी। अब जब ये लूप ब्रेक होगा, वैल्यूज आ भी गई, सम में जमा भी हो गई, उसके बाद हमने एवरेज निकालनी थी क्योंकि सम मेंटेन हो गया। तो कैसे निकलेगा, AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे सम को डिवाइड करेंगे, AVG भी निकल आया। अब आप सम भी प्रिंट कर दें, आपके पास मौजूद है, और एवरेज भी प्रिंट कर दें। सी आउट सम एज आपको पता है एज इट इज प्रिंट होगा, डबल कोटेशन मार्क्स में हमने लिखा तो एज स्ट्रिंग प्रिंट होगा, और साथ ही नया स्ट्रीम ऑपरेटर लगा के हमने सम को प्रिंट किया और एंड लाइन ऑपरेटर भी, एंड लाइन ऑपरेटर से लाइन को चेंज किया। अगली लाइन में एवरेजेस ये एज इट इज प्रिंट होगा और AVG को प्रिंट कर दिया। तो आप देखें कि अगर यूज़र ने ये देखें पहली बार जब लूप चलेगा इंटर वैल्यू का मैसेज आएगा, यूज़र ने फ़र्ज़ करें 3 इनपुट दिया, डमी वैल्यूज़ भी उसने यहाँ पे दी हुई हैं। 5 बार लूप चला, 5 बार इंटर वैल्यू ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ और यूज़र ने जो भी वैल्यू दी वो सीन फंक्शन के ज़रिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ये ARR के 0 पे, ये ARR के 1 पे, ये ARR के 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे ज़ाहिर स्टोर हो जाएगी। और साथ ही सम भी मेंटेन हो रहा था, तो 3 और 7 10, 5 15, 15 और 6 15 और 9 24, 24 और 6 30, और सम जो है वो ज़ाहिर है जब आप प्रिंट करेंगे तो 30 की वैल्यू, क्योंकि वो साथ ही आने वाली वैल्यू को प्लस भी हम सम में कर रहे थे। और जब हमने सम को डिवाइड किया 5 पे तो 30 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो डेफिनेटली क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी 30 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो 6 बनेगा। तो एवरेज जो है वो 6 के तौर पे प्रिंट होगी, AVG में 6 चला जाएगा। तो इस तरह से ये आसान से प्रोग्राम है और सिर्फ आपने इस लॉजिक को समझना है कि किस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ आपने इनपुट लेनी है लूप के ज़रिए, यानी आपने लूप के साथ इस्तेमाल कैसे करना है एरे को, या एरे का इस्तेमाल लूप के साथ कैसे करना है, ये आपका मेन टास्क है। बाकी कोई इतनी मुश्किल
लॉजिक्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो किस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है उसकी डिटेल भी उसने यहाँ पे लिखी है। बहरहाल मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है। अगला प्रोग्राम जो है वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स करंट डे एंड मंथ फ्रॉम यूज़र। तो आज का जो वो कहता है दिन और मंथ जो वो यूज़र से इनपुट लें। इट देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट ईयर टिल एंटर डेट। तो आज की डेट तक इस साल में कितने दिन गुजरे हैं वो आपने हिसाब किताब लगा के प्रिंट करना है। इनपुट क्या लेना है हमने, यूज़र से मंथ नंबर और आज की डेट। मिसाल के तौर पे आज जो है वो 21 अगस्त है, तो हमने उससे डे नंबर भी इनपुट लेना है और मंथ भी इनपुट लेना है और आज तक कितने दिन गुजर चुके हैं इस साल में वो हमने प्रिंट करवाना है। तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें ये हिसाब किताब भी रखना होगा कि जनवरी के दिन कितने थे, फरवरी के कितने थे, तो अब तक जितने महीने गुजर गए हैं उनमें जितने दिन आते हैं उस हिसाब से। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका कार ये है कि आप एक एरे ले लें, इंटीजर एरे, उसमें आप 12 लोकेशंस रखें और हर महीने के दिन उसकी एक लोकेशन में जमा कर दें। पहली लोकेशन में जनवरी के, फिर फरवरी के, तो 31, 28 इस तरह से आप उसको लेके चलते रहें। 12 महीने के दिन उसमें स्टोर कर दें। अब आप लूप चलाएं जो मंथ तक जो है वो चलें। यानी आप मिसाल के तौर पे अगर यूज़र ने 8 एंटर किया मंथ, तो 1 से लेके तो उस m तक वो चले जो मंथ नंबर यूज़र ने इनपुट दिया है, और एक वेरिएबल लें जिसमें आप ये सारी एरे लोकेशन जमा करते रहें। ठीक है, यानी उस मंथ तक चले, 1 वाली लोकेशन का डाटा भी उसमें जमा हो जाए, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, उस मंथ तक ये सारे जमा हो जाएं। उसमें आपके जो डेज़ इस मंथ तक हुए हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर उसमें आप जो डे यूज़र से इनपुट लिया है उसको भी प्लस कर दें तो टोटल आपका जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो काउंट हो जाएगा। देखें ज़रा इस लॉजिक को समझें। हमने एक वेरिएबल डे लिया यूज़र से, डे नंबर इनपुट लेने के लिए, एक मंथ लिया मंथ नंबर इनपुट लेने के लिए, और टोटल जिसमें हम टोटल डेज़ को कैलकुलेट करेंगे। एरे हमने बनाया इंटीजर एरे डेज़ पर मंथ, तो बिल्कुल सही नाम है उसका, क्योंकि हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में, और ये इतना लेंथी नाम नहीं है जो यूटिलाइज ना किया जा सके। तो डेज़ पर मंथ ये वेरिएबल का नाम रखा। 12 लोकेशंस इसमें रखी। पहले लोकेशन पे अभी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि आप खुद से वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। तो मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप सारी वैल्यूज़ कॉमा लगा के लिख दें, तो हर वैल्यू पहली लोकेशन को, दूसरी वैल्यू दूसरी लोकेशन को मिल जाएगी। तो ये बात इस पे हम कर चुके हैं। तो एरे की 0th लोकेशन पे 31 जाएगा, 1 लोकेशन पे 28, फिर 31 ऑनवर्ड 12 लोकेशन पे हमने उस हिसाब से कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने हैं, वो वैल्यूज़ हमने उसको दे दी। यूज़र को मैसेज हमने जो है वो दिया ऑन स्क्रीन, एंटर मंथ नंबर। सीन के ज़रिए वेरिएबल मंथ में वैल्यू ले ली, और फिर यूज़र को मैसेज दिया एंटर डे नंबर, और सीन के ज़रिए वेरिएबल डे में वैल्यू ले ली। अब टोटल इज इक्वल टू डे कर लिया हमने, क्योंकि टोटल में हम उस मंथ नंबर के जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो जमा करने जा रहे हैं। तो डे उसमें हमने पहले से रख दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक बास्केट खाली थी, उसमें हमने नंबर ऑफ़ डेज़ पहले ही डाल दिए, अब मंथ नंबर भी उसमें डालते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, तो वो टोटल हो जाएगी। ये बाद में भी आप जमा कर सकते थे, यानी अगर आप इसको डे से इनिशियलाइज ना भी करते टोटल को, तो डेज़ बाद में भी आप उसमें जमा कर सकते थे। अच्छा जी, हमने लूप चलाया x इज इक्वल टू 0, x को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, x लेस देन इक्वल टू लेस देन मंथ चलेगा, यानी आपने जो मंथ वैल्यू यूज़र से लिए उसके लेस देन तक चाहिए चलेगा, 0 से लेके, क्योंकि हमारे पास जो एरे की लोकेशंस हैं वो इसी तरह से बनी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि एरे की लोकेशन 0 से लेके 11 तक बन गई हैं। ठीक है, 12 लोकेशंस का मतलब है 0 से लेके, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सी और C++ में बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलती हैं। 0 से लेस देन मंथ तक चलाया, फ़र्ज़ करेंगे यूज़र मंथ में 8 एंटर करेगा, तो कहाँ तक चलेगा, फिर ये 0 से लेके 7 तक चलेगा। ठीक है, 0 से लेके लेस देन 8 यानी 7 तक चलेगा। तो इस सूरत में कंडीशन ट्रू होगी। टोटल में प्लस क्या हो रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ,
और ये क्योंकि कंपाउंड ऑपरेटर लगाया हुआ, बात तो वही है, टोटल प्लस इज इक्वल टू डेज पर मंथ। तो टोटल में जमा क्या हो रहा है, डेज पर मंथ, और डेज पर मंथ का एक्स जो है वो हमने इंडेक्स के तौर पे पास किया हुआ। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो डेज पर मंथ की 0th लोकेशन टोटल में जमा हो जाएगी, और उस पर क्या पड़ा हुआ, 31 जमा हो गया। डे फर्ज करेंगे यूज़र ने एंटर किया था 21, डे में यूज़र ने एंटर किया 21, तो टोटल में पहले से इनिशियलाइज हो गया था 21। मैंने कहा ये बाद में भी आप जमा कर सकते थे, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन 21 प्लस 31 हो गया, ठीक है जी। फिर x प्लस प्लस हुआ, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। लेस देन मंथ है, बिल्कुल है। अब टोटल में फिर डेज पर मंथ की x, अब x की वैल्यू 1 है, तो 28 भी इसमें जमा हो गया, ठीक है, क्योंकि डेज पर मंथ की 1th लोकेशन पे 28 हमने स्टोर करवाया हुआ है। फिर x में इंक्रीमेंट, x की वैल्यू 2 हो गई, टोटल की वैल्यू में मजीद इजाफा हो गया डेज पर मंथ की 2 लोकेशन का, जिस पर 31 पड़ा हुआ है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 7th तक पहुंचेगा, यानी यहाँ पे ये 31 तक पहुंच जाएगा, 7th लोकेशन तक। जुलाई तक के दिन उसमें जमा हो जाएंगे। 21 आपने उसको पहले से दिया हुआ था टोटल की वैल्यू को, ठीक है। ये अगर ये वाली लाइन आप इसमें से काट दें अपने प्रोग्राम में, और ये पहले आप जो है वो लूप एग्जीक्यूट कर लें, तो उसके बाद आप यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डे कर लें, तो भी एक ही बात है, ठीक है। बाद में जमा करें डे की वैल्यू को, मंथ कैलकुलेट करने के, टोटल मंथ्स के जो डेज हैं वो कैलकुलेट करने के बाद जमा करें, या पहले से उस बास्केट में 21 डाल दें, बात तो एक ही है। उसके बाद आपने सी आउट को दिया नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर टिल डेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क्स में है, एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद आपने स्ट्रीम ऑपरेटर लगा के टोटल की वैल्यू प्रिंट की, जितनी भी बन चुकी हुई है जमा हो गया टोटल की वैल्यू, तो वो प्रिंट हो जाएगी। ज़ाहिर है आज की डेट तक वो जितने भी डेज पीछे गुजरे हैं वो जमा हो चुके हैं। गेट ch आपके प्रोग्राम को स्टेबल बनाएगा। तो मुश्किल नहीं है इस पर काम करना, एरेज पर काम करना जो है वो मुश्किल नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन जो है वो साथ इस्तेमाल करना चाहिए, यानी किस तरह आपने स्मार्टली इंडेक्स पाथ करना है अपने एरेज को, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना आपको आना चाहिए कि एरे और लूप को किस तरह आपने साथ लेके चलना है, और कुछ भी इसमें जो है ज़ाहिर है हमें एरे की वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करने के लिए, यानी एक एक करके उस तक पहुंचने के लिए लूप का सहारा तो लेना पड़ेगा, वरना फिर एक एक वैल्यू हम एज इंडेक्स मेंशन करें। आसान तरीका ये है कि अगर आपने सारी एरे वैल्यूज़ तक पहुंचना तो लूप लगा लें, एक एक करके इंडेक्स नंबर तक पहुँचें, लूप को इस तरह से चलाएँ कि वो आपको 1 बाय 1 इंडेक्स नंबर तक पहुँचाए। तो ये ज़्यादा आसान तरीक़ाकार है। इसी पे इंशाल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। और अगेन मैं वही बात करूँगा कि रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।